जुलाई का महीना था। पहाड़ों से घिरे छोटे से कस्बे बेला घाट में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और दूर नदी का पानी तेज आवाज के साथ बह रहा था। उसी कच्चे रास्ते पर 25 साल का करण अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी धक्का देकर बाजार की तरफ जा रहा था। हे भगवान, बस आज बारिश थोड़ी देर से हो जाए। रेहड़ी पर लोहे का बड़ा तवा, कुछ सब्जियां, मक्खन के 2 छोटे पैकेट और पाव रखे थे। करण बार बार उन्हें कपड़े से ढक रहा। अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो माँ की दवाई कैसे आएगी? तभी पहाड़ी की तरफ से जोर की आवाज आती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। अरे, ऊपर वाले रास्ते का पुल टूट गया। अब शहर जाने का रास्ता बंद हो गया। मतलब आज मुसाफिर भी नहीं आएंगे। करण कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर गहरी सांस लेकर रेहड़ी आगे बढ़ा देता है। कस्बे के किनारे बने छोटे से घर में करण की माँ शारदा खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी हैं। उनकी छोटी बेटी रानी दरवाजे पर खड़ी होकर रास्ता देख रही है। माँ, भैया अभी तक नहीं आए। दुकान लगाने गया है बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगा। घर में आटा भी खत्म होने वाला है। तेरा भाई मेहनत करता है, भगवान सब ठीक करेगा। तभी शारदा को तेज खांसी आती है। रानी जल्दी से पानी का ग्लास पकड़ाती है। माँ, कल डॉक्टर के पास चलेंगे ना? पहले करण कुछ कमा ले। बाजार के बीचों बीच करण अपनी रेहड़ी लगाता है। थोड़ी ही देर में उसका दोस्त मोंटू वहां पहुंच जाता है। मोंटू हमेशा हंसता रहता है और पूरे कस्बे में अपनी मजेदार बातों के लिए मशहूर है। क्या बात है भाई, आज फिर दुनिया जीतने निकले हो। दुनिया नहीं, बस 10 प्लेट पाव भाजी बिक जाए वही बहुत है। एक दिन तेरे नाम का बड़ा होटल बनेगा और तू वहां ग्राहकों को हंसाने का काम करेगा। पेप्पा। दोनों हंसने लगते हैं। तभी हवा और तेज हो जाती है। बाजार के दूसरी तरफ भैरव साहू अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ है। उसकी नजर बार बार करण की रेहड़ी पर जा रही है। ये लड़का रोज यहीं क्यों आ जाता है? मालिक, उसकी छोटी सी रेहड़ी से आपको क्या फर्क पड़ता है? आज छोटी है, कल बड़ी हो गई तो? आप चिंता मत करो। भैरव चुपचाप करण को देखता रहता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती हैं। बाजार की दुकानें बंद होने लगती हैं। लगता है आज भी कुछ नहीं होगा। थोड़ा रुक जा, शायद कोई आ जाए। करण रेहड़ी के ऊपर प्लास्टिक की चादर डाल देता है। तभी दूर धूप के बीच कुछ हेडलाइट दिखाई देती हैं। अरे, इतनी रात में कौन आ रहा है? कुछ ही सेकंड बाद 3 बड़ी गाड़ियां आकर करण की रेहड़ी के सामने रुक जाती हैं। इतनी बड़ी गाड़ियाँ? पहली गाड़ी से लगभग 60 साल की एक महिला उतरती हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। बेटा, कहीं कुछ गरम खाने को मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग बैठ जाइए। बहुत भूख लगी है। करण जल्दी से चूल्हा जलाता है। वो तवे पर मक्खन डालता है। मक्खन पिघलने लगता है। फिर वो टमाटर, आलू और मसाले डालकर पाव भाजी बनाना शुरू करता है। भाई, आज तो किस्मत खुल गई। पहले खाना बना लेने दे। बारिश अब तेज हो चुकी है। ठंडी हवा के बीच पाव भाजी की खुशबू फैल जाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है हम सही जगह रुक गए। कुछ ही मिनटों में करण गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेटें सजाकर सबके सामने रख देता है। वाह बेटा, ये तो कमाल का स्वाद है।
मैंने शहर के बड़े बड़े होटल देखे हैं, लेकिन ऐसी पाव भाजी कभी नहीं खाई। धन्यवाद। मैं तो कब से कह रहा था कि इसके हाथ में जादू है। सब लोग हंस पड़ते हैं। खाना खत्म होने के बाद महिला करण को अपने पास बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम करण है। मैं सावित्री मेहरा हूँ। जी, मैं शहर में होटल चलाती हूँ। अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। वो अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकालकर करण के हाथ में रख देती हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं संभाल कर रखना। सावित्री पैसे देती हैं। करण पैसे गिनकर हैरान रह जाता है। मैडम, आपने ज्यादा पैसे दे दिए। बाकी मेहनत का इनाम समझ लो। कुछ ही देर में गाड़ियां धुंध में गायब हो जाती हैं। करण देर तक उस कार्ड को देखता रहता है। भाई, लगता है तेरी किस्मत बदलने वाली है। पता नहीं, लेकिन आज पहली बार लगता है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है। उसी रात करण खुशी खुशी घर लौटता है। घर पहुंचते ही रानी दौड़कर उसके पास आती है। भैया, आज कितनी कमाई हुई? इतनी कि कल माँ की दवाई भी आ जाएगी और राशन भी। सच? हाँ। शारदा मुस्कुराते हुए करण को देखती है। देखा बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ, आज कुछ अजीब हुआ। क्या? करण सावित्री का कार्ड उन्हें दिखाता है। इतने बड़े लोग तेरी रेडी पर आए थे? हाँ माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कार्ड कभी काम आएगा। बेटा, जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता। बाहर बारिश अब भी हो रही है। दूर कहीं बिजली चमकती है। करण खिड़की से आसमान की तरफ देखता है, लेकिन करण नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही है। शायद कल का दिन कुछ नया लेकर आए। अगली सुबह बेला घाट के बाजार में हर तरफ एक ही चर्चा थी। लोग चाय की दुकानों और चौपाल पर पिछली रात की बात कर रहे थे। सुना तुमने? रात में शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियां करण की रेहड़ी पर रुकी थीं। हाँ, और सुना है उन लोगों ने उसकी पाव भाजी की बहुत तारीफ की। थोड़ी दूर अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा भैरव साहू ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक रात में बहुत मशहूर हो गया है ये लड़का। मालिक, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आज लोग उसकी पाव भाजी खा रहे हैं, कल मेरी दुकान भूल जाएंगे। तो फिर कुछ करना पड़ेगा। आज शाम तक पूरे कस्बे में खबर फैल जानी चाहिए कि करण गंदा खाना बेचता है। दूसरी तरफ करण सुबह सुबह माँ के लिए दवा लेकर घर लौट रहा था। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। भैया, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, आज माँ की सारी दवाइयाँ आ गई। बेटा, पैसे बचाकर खर्च करना। माँ, जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शारदा मुस्कुराती हैं, लेकिन उनकी आंखों में चिंता अब भी बनी हुई थी। शाम होने लगती है। करण अपनी रेहड़ी लेकर हमेशा की तरह बाजार पहुंचता है, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग उसकी दुकान के सामने से गुजर तो रहे थे, मगर रुक नहीं रहे थे। आज सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? वरीड, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी दो औरतें आपस में बातें करते हुए वहां से निकलती हैं। सुना है इसकी पाव भाजी खाने से लोग बीमार हो गए। हाँ,
मैं तो अपने बच्चों को यहाँ कभी नहीं लाऊंगी। करण ये सुनकर हैरान रह जाता है। अरे बहन जी, ये सब झूठ है। हमें बहस नहीं करनी। कुछ ही देर में अफवाह पूरे बाजार में फैल जाती है। भैया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं रानी। मुझे लगता है इसके पीछे भैरव का हाथ है। लेकिन बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। 3 घंटे बीत जाते हैं। बारिश फिर शुरू हो जाती है। करण की एक भी प्लेट नहीं बिकती। भाई चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर और रुकते हैं। तभी बाजार में पुलिस की जीप आकर रुकती है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ करण कौन है? जी, मैं हूँ। एक प्लेट पाव भाजी और एक चाय देना। करण चुपचाप खाना बनाना शुरू कर देता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अगर साहब को कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अभिमन्यु आराम से खाना खाते हैं, फिर लोगों की तरफ देखते हैं। जिसने भी ये अफवाह फैलाई है कि ये लड़का गंदा खाना बेचता है, वो सामने आए। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी भीड़ में से रोहन आगे आता है। साहब, मेरे पास एक वीडियो है। रोहन अपना मोबाइल निकालता है। वीडियो में गुड्डू कुछ लोगों को पैसे देते हुए दिखाई देता है। साहब, मुझसे गलती हो गई। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? भैरव मालिक ने। पूरे बाजार में खामोशी छा जाती है। मैं तो बस। पिताजी, आपने गलत किया है। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो सीधा थाने चलना पड़ेगा। भैरव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों में करण की दुकान फिर चलने लगती है। अब लोग पहले से ज्यादा उसकी पाव भाजी खाने आने लगते हैं। भाई 2 प्लेट और लगा दे। मुझे ऊपर से ज्यादा मक्खन चाहिए। अरे आज तो पूरा मक्खन ही खा जाओ है। धीरे धीरे करण के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आती है। उसी रात करण देर से घर लौटता है। सब लोग खाना खाकर सो चुके थे। वो चुपचाप पानी पीकर बाहर बैठ जाता है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस लड़ाई बनकर रह गई है। तभी उसकी माँ बाहर आ जाती हैं। क्या सोच रहे? माँ, पता नहीं कब तक ये रेडी चलाऊंगा। बेटा, मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे रास्तों से गुजरना पड़ता है। काश पिताजी होते। तेरे पिताजी भी इसी तरह मेहनत करते थे। माँ, क्या उनकी दुकान भी इसी बाजार में थी? हाँ, नदी के किनारे एक छोटी सी दुकान थी उनकी। करण ध्यान से माँ की बातें सुनता रहता है। 2 दिन बाद कस्बे में एक बड़ा मेला लगने वाला होता है। करण और मोंटू सुबह से तैयारी में लगे थे। अगर मेले में पाव भाजी चल गई तो इस महीने की सारी चिंता खत्म। बस भगवान साथ दे दे। दोनों देर रात तक सब्जियां काटते रहते हैं। भैया, मैं भी मदद करूं? तू पढ़ाई कर, बाकी काम हम कर लेंगे। जब तेरी बड़ी दुकान बनेगी तब मैं हिसाब रखूंगी। ठीक है, तू ही मैनेजर बन जाना। मेले वाली रात चारों तरफ रोशनी थी। बच्चे झूलों पर बैठे थे। करण की रेहड़ी के सामने भीड़ लगी हुई थी। भाई जल्दी दो, बहुत भूख लगी है।
सबको मिलेगा, धक्का मत दो। करण लगातार पाव भाजी बना रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन खुशी भी। मोंटू, आज तो सारी भाजी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा था ना, एक दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा भैरव साहू करण को घूर रहा होता है। अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। भैरव धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला हो। दूसरी तरफ करण और उसका परिवार इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनकी खुशियों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसी रात बेला घाट की ठंडी हवा में एक नया तूफान जन्म ले चुका था। मेले की रात खत्म होने वाली थी। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। पूरे बेला घाट में सन्नाटा फैल चुका था। दूर पहाड़ों पर बादल गरज रहे थे। करण अपनी रेढ़ी समेट रहा था। आज उसकी सारी पाव भाजी बिक चुकी थी और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। भाई आज तो कमाल हो गया, इतनी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ की दवा और रानी की पढ़ाई दोनों आराम से हो जाएंगी। और मेरी तनख्वाह? अभी दुकान खड़ी होने दे, फिर तुझे मालिक बना दूंगा। दोनों हंसते हुए अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। आधी रात बीत चुकी है। करण घर पहुंचकर जैसे ही लेटता है तभी बाहर से लोगों की चीखने की आवाज आने लगती है। आग, आग लग गई। भैया जल्दी बाहर चलो। करण दौड़ते हुए घर से बाहर निकलता है। बाजार की तरफ आसमान में धुआं उठ रहा है। हे भगवान! वो बिना कुछ सोचे बाजार की तरफ भागने लगता है। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी पूरी रेढ़ी आग की लपटों में घिरी हुई थी। भैया, हमारी दुकान। सब खत्म हो गया बेटा। करण आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही मिनटों में उसकी महीनों की मेहनत राख बन जाती है। भाई, हिम्मत मत हार। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? करण पूरी रात जली हुई रेहड़ी के पास बैठा रहता है। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। अगली सुबह सूरज निकलता है। करण चुपचाप अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसे बाहर लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। करण बेटा, ये कुछ पैसे रख लिए। मैं घर से बर्तन लाई हूँ। तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। देखते ही देखते पूरा कस्बा उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाता है। आप लोग मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तूने हमेशा सबको अपना समझा है। और वैसे भी मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। करण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी शाम शारदा पुराने कमरे में रखे लकड़ी के संदूक को खोलती हैं। करण, इधर आ। क्या हुआ माँ? शारदा संदूक में से एक पुरानी डायरी निकालती हैं। ये तेरे पिताजी की डायरी है। पिताजी की? हाँ, जब तेरे पिता नदी किनारे अपनी दुकान चलाते थे तब वो इसमें नई नई चीजें लिखते थे। करण धीरे धीरे डायरी खोलता है। उसमें अलग अलग मसालों के नुस्खे और कई पुराने पन्ने होते हैं। जो खाना सिर्फ पेट भरे वो खाना नहीं होता। असली खाना वो है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाए। करण आखिरी पन्ना खोलता है। अगर कभी मेरा बेटा ये पढ़े तो उसे बताना कि मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। काश मैं उनसे एक बार मिल पाता। वो आज भी तेरे साथ हैं बेटा। अगले दिन से करण और मोंटू फिर से काम में लग जाते हैं।
गांव के लोग भी उनकी मदद करते हैं। कोई लकड़ी लाता है, कोई रंग। यार, मुझे नहीं पता था कि दुकान बनाना इतना मुश्किल होता है। तुझे तो 2 तख्ते उठाने में ही सांस फूल रही है। भैया, ये बोर्ड मैं रंगूंगी। ठीक है, लेकिन नाम मैं चुनूंगा। तो बताओ क्या नाम होगा? धुंध वाला ढाबा। वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद नदी के किनारे एक छोटा लेकिन सुंदर ढाबा तैयार हो जाता है। लकड़ी की दीवारें, रंग बिरंगी लाइटें और सामने एक बड़ा तवा। तेरे पिता आज होते तो बहुत खुश होते। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। उद्घाटन वाले दिन पूरे कस्बे को बुलाया जाता है। करण, आज तो खूब पाव भाजी खिलाना। अरे, आज कोई भूखा नहीं जाएगा। शाम होते होते ढाबे में लोगों की भीड़ लग जाती है। करण तेजी से पाव भाजी बना रहा होता है। भैया, मेरे पाँव के ऊपर ज्यादा मक्खन डालना। ठीक है, लेकिन फिर दौड़ भी लगानी पड़ेगी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में पहाड़ी से मिट्टी खिसकने लगती है। अरे, पहाड़ी टूट रही है। हमारे लोग उधर फंस गए हैं। मोंटू, रस्सी उठा। इतनी बारिश में अगर हम नहीं गए तो कौन जाएगा? करण और मोंटू टॉर्च लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अंधेरे और बारिश के बीच कुछ पर्यटक एक चट्टान के पास फंसे हुए थे। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। पहले बच्चों को पकड़ो। करण रस्सी बांधकर एक एक करके सबको सुरक्षित बाहर निकालता है। अगर तुम लोग नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। अब सब ठीक है। अगले दिन पूरे इलाके में करण की चर्चा होने लगती है। अखबारों में उसकी तस्वीर छपती है। भैया देखो, तुम्हारी फोटो छपी है। अब तो ऑटोग्राफ देना शुरू कर दे। पागल है क्या? दूसरी तरफ भैरव की दुकान पर अब ग्राहक कम आने लगे थे। सब लोग उसी के ढाबे पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो लोगों का दिल जीत रहा है। मैं भी पाव भाजी बेचूंगा। लेकिन अच्छी चीजें इस्तेमाल करना। मुझे व्यापार करना आता है। भैरव सस्ती सब्जियां और खराब मक्खन खरीदकर अपनी दुकान शुरू कर देता है। शुरुआत में कुछ लोग वहां जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद शिकायतें आने लगती हैं। तुम्हारी पाव भाजी खाने के बाद पूरा परिवार बीमार पड़ गया। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य विभाग उसकी दुकान बंद कर देता है। सब खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था, लालच मत करो। कुछ महीने बाद एक शाम सावित्री मेहरा फिर से धुंध वाले ढाबे पर आती हैं। करण, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन फिर मिलेंगे। जी मैडम। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलो। लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। रेस्टोरेंट डिग्री से नहीं, मेहनत और भरोसे से चलते हैं। करण कुछ देर चुप रहता है। मुझे डर लग रहा है। जो लड़का बारिश, भूख और मुश्किलों से लड़ सकता है, वो किसी भी काम को संभाल सकता है। कई दिनों की सोच के बाद करण शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जा बेटा, अपना सपना पूरा कर। लेकिन हमें भूल मत जाना। पागल, तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। शहर में काम शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच शारदा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है।
माँ, आप ठीक तो है? करण, एक बात याद रखना, ऐसी बातें मत करो। हमेशा लोगों को साथ लेकर चलना। कुछ दिनों बाद शारदा इस दुनिया को छोड़ देती हैं। भैया, अब सब खाली खाली लग रहा है। माँ चाहती थी कि तुम हार मत मानो। 1 साल बाद धुंध वाला ढाबा और शहर का रेस्टोरेंट दोनों मशहूर हो चुके थे। एक शाम करण पुराने पुल के पास खड़ा बारिश देख रहा होता है। भैया, क्या अब भी बारिश से डर लगता है? नहीं, क्यों? क्योंकि अब समझ आ गया है, हर तूफान सिर्फ कुछ छीनने नहीं आता, कभी कभी वो हमारी जिंदगी बदलने भी आता है। दूर धुंध वाला ढाबा की रोशनी चमक रही थी। करण मुस्कुराते हुए वापस अपने ढाबे की तरफ चल पड़ता है। सीख: इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। जो दूसरों का साथ नहीं छोड़ता, जिंदगी एक दिन उसका साथ जरूर देती है।